Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry chapter number 6 knowledge paper. There are total 30 questions in this paper having 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. First of all, MCQs सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि देयर आर 4 ऑप्शंस, यू हैव टू सिलेक्ट वन राइट ऑप्शन। तो उसके लिए सबसे पहले आप वो 2 ऑप्शन स्किप करेंगे जो इससे बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है स्टेटमेंट से, ठीक है। यानी अगर वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है या बिल्कुल भी उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो आप वो 2 ऑप्शन सबसे पहले स्किप कर दें ताकि एंड पे आपके पास वो 2 ऑप्शंस रह जाएं जो कि रिलेट करती हैं। फिर आप उनमें से अपनी राइट ऑप्शन ज़्यादा इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन इज गैसियस सोल्यूशन। इनमें से कौन सा सोल्यूशन गैसियस है। अब आप देख सकते हैं कि उसने तो सोल्यूशंस की टाइप्स पूछी हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सी देखें, मैटर कोई सोल्यूशन तो नहीं है। मैटर तो एक एवरीथिंग है, लिक्विड, गैस, उसमें हमारे पास हर चीज़ आ जाती है हमारे लिए। ये तो एक जनरल एक अलग टर्म है बिल्कुल, और इस चैप्टर का भी पार्ट नहीं, तो फर्स्ट चैप्टर में आया था मैटर। सो ये आप बिल्कुल यहाँ से स्किप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है बी वाटर। वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन के लिए तो कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। दैट मीन्स वाटर ऑप्शन भी आप इसमें स्किप कर सकते हैं। बी और सी ऑप्शन सबसे पहले आप इन दोनों को स्किप करेंगे बिकॉज ये रिलेट नहीं करती। देन आप ए और डी ऑप्शन आपके पास रह जाती है, उनमें से एक राइट ऑप्शन होगी। तो देखते हैं गैसियस सोल्यूशन। मिस्ट क्या होती है? ओस जो पड़ती है, ठीक है, उसमें गैस होती है लेकिन गैस के साथ लिक्विड भी होता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो लेकिन जो एयर है उसमें सिर्फ और सिर्फ गैस ही होती है। सॉल्वेंट भी गैस है, सोल्यूट भी गैस है। कुछ गैसेस ज़्यादा अमाउंट में होती हैं और कुछ गैसेस वेरी स्मॉल अमाउंट में होती हैं। तो एयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सोल्यूशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ सोल्यूशन हैज़ फेजेस। सोल्यूशन के कितने फेजेस हैं? तो सोल्यूशन के फेजेस की बात हो रही है, कंपोनेंट्स की बात नहीं हो रही। कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के 2, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट यहाँ पर वो पूछ रहा है इसके फेजेस के बारे में, यानी कि फिजिकल स्टेट्स के बारे में। तो सोल्यूशन जो है वो तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तीनों ही उसकी फेसेस हो सकती हैं, गैस, लिक्विड या सॉलिड। इसलिए सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ब्रास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, सो सोल्यूशन की जो फेसेस हैं, फेसेस कहते हैं कि मतलब आप जब सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बन गया तो उसके क्या कंपोनेंट्स अलग अलग नज़र आते हैं आपको। जैसे आपने चीनी और नमक को और चीनी को वाटर में हल किया तो आपको क्या नज़र आता है कि इसमें चीनी कहाँ है, वाटर कहाँ है? नहीं नज़र आता, क्योंकि चीनी तो हल हो गई। तो हमें सिर्फ एक ही फेज़ नज़र आ रही होती है, वो होती है लिक्विड फेज़। हमें सारा वाटर ही लग रहा होता है, हमें नहीं पता कि उसमें चीनी है कि नहीं, क्योंकि वो तो हल हो चुकी है। तो इसलिए वजह फेजेस का ये मतलब है कि उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लग रहा है। दैट्स वाई ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, नॉट सी। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ब्रास किसकी एग्जांपल है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो हमारे पास है प्योर कंपाउंड। तो ये प्योर कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये 2 अलग अलग मेटल्स के मिलने से बनता है और इसमें उनकी कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होती है, इसलिए इट कैन बी मिक्सचर। ओके, मिक्सचर में 2 टाइप्स हैं, इसमें से बी टाइप तो नहीं हो सकती। अच्छा, आपका सी ऑप्शन आप स्किप कर देंगे, उसके बाद डी ऑप्शन भी आप ऑटोमेटिकली स्किप कर देंगे क्योंकि बोथ बी एंड सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी तो ऑलरेडी यू हैव स्किप्ड। एंड बी एंड ए ऑप्शंस में से आपके पास यू हैव टू सिलेक्ट। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो है इसी को सोल्यूशन भी कहते हैं। सोल्यूशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस। तो ब्रास एक सोल्यूशन है जिसमें 2 मेटल्स पाई जाती हैं जो एक जैसा मिक्सचर, एक फेज का मिक्सचर बना देती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। Next, a liquid which evaporate completely leaving no residue is pure compound, while liquid which leave behind residue on evaporation is। ठीक है, एक ऐसा लिक्विड है जिसको अगर एवेपोरेट किया जाए तो उसके सारे वेपर्स जो हैं वो निकल जाते हैं और पीछे कुछ भी नहीं बचता। दैट मीन्स कि वो प्योर लिक्विड था, उसमें एक ही कंपोनेंट शामिल था और वो सारा वेपराइज हो गया। लेकिन अगर किसी लिक्विड के वेपराइज होने के बाद भी कुछ रेजिड्यू, कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है, दैट मीन्स
कि उसमें दो चीज़ें थी, एक वो जो एवेपोरेट हो गई और दूसरी वो जो नीचे बैठ गई। दैट मीन्स कि वो एक प्योर लिक्विड नहीं था बल्कि वो सोल्यूशन था, उन दो चीज़ों का मिक्सचर था, सोल्यूशन था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, सोल्यूशन। ओके, प्योर कंपाउंड तो आप पहले ही स्किप कर देंगे क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में उसने बता दिया कि इस चीज़ को प्योर कंपाउंड कहते हैं और इस चीज़ का उसने पूछा है, तो इस चीज़ को प्योर कंपाउंड नहीं कह सकते, इसलिए बी इनकरेक्ट है। और जब बी इनकरेक्ट है तो बोथ ए एंड बी वाला भी ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपके पास ओनली ए ऑप्शन बचता है और डी ऑप्शन बचते हैं। इनमें से अगर आप देखें तो सोल्यूशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड। NaCl के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को क्या कहते हैं? ठीक है, फ्लूइड भी नहीं कह सकते, फ्लूइड तो होता है कोई लिक्विड हो। और ब्रास अभी हमने ऊपर पढ़ा है, दो मेटल्स का मिक्सचर है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शंस आपकी स्किप हो गई और आपके पास दो ऑप्शंस बची हैं, एक तो सॉल्ट है और एक है ब्राइन। तो ब्राइन इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, ब्राइन होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। नेक्स्ट है सोल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन देम। तो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड उन्हें किस बेसिस पे कहते हैं? उनके सोल्यूट की अमाउंट की बेस पे। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज़, तो इनमें से जो है ब्रास अभी हमने ऊपर पढ़ा है, दो मेटल्स का है, यानी ये तो सॉलिड की एग्जांपल आ गई। और बटर में भी आपने देखा होगा, बटर एक सॉलिड भी होता है और हमें पता है उसमें मिल्क भी पाया जाता है, तो लिक्विड सॉलिड हो गया। मिस्ट जो है वो आपको पता है कि ओस जो पड़ती है रात को, तो ज़्यादातर तो हवा में गैस होती है और ओस लिक्विड, तो ये गैस और लिक्विड हो गया। इसलिए लिक्विड की एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन बनती है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो वाटर भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, यानी कि लिक्विड जो है वो थोड़ी अमाउंट में हो और सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में हो। ओके, तो शुगर इन वाटर को अगर आप देखें तो शुगर इसमें थोड़ी अमाउंट में, क्योंकि वो पहले लिखा है वो सोल्यूट है, और वाटर ज़्यादा अमाउंट में। हमें तो चाहिए कि लिक्विड स्मॉल अमाउंट में हो, यहाँ पे तो लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में, दैट मीन्स ये आप इग्नोर कर देंगे, ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बटर के अंदर अगर आप देखें तो बटर सॉलिड होता है, लेकिन उसके अंदर लिक्विड के ड्रॉप्स, मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा साल्ट इन वाटर भी वही एग्जांपल हो गई, जो शुगर इन वाटर है, तो वो भी यहाँ नहीं हो सकती। और स्मोक भी नहीं हो सकती, स्मोक भी ज़्यादा धुआं गैस होती है और उसके अंदर थोड़े से सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ लेस वाटर, इनमें से वाटर किस में सबसे कम है? तो बच्चे जिसकी मोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट मीन्स उसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा है और वाटर कम है। ठीक है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड आपको लग रहा है? 2, क्योंकि 2 वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसके अंदर जो है वो वाटर सबसे कम होगा, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से वाटर में कौन हल नहीं होता? तो बेंजीन, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो KCl ये सभी सोडियम, इनमें तो एक एक मेटल आपको नज़र आ रही है, इसमें पोटेशियम है, इसमें सोडियम, इसमें कॉपर है, दैट मीन्स के तीनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स तो वाटर में हल हो जाते हैं, जबकि बेंजीन एक कोवलेंट कंपाउंड है जो पानी में हल नहीं होता, बिकॉज इट इज़ नॉन पोलर। नेक्स्ट है विच वन इज सॉल्युबल इन वाटर, तो यहाँ सॉल्युबल का पूछा गया है, तो बेंजीन तो भी हमने पढ़ लिया कि वो इनसॉल्युबल है क्योंकि वो नॉन पोलर है। सिमिलरली ईथर और पेट्रोल दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो ये भी वाटर में हल नहीं होते। ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, अल्कोहल इज पोलर, दैट्स वाई इट गेट्स सॉल्युबल इन वाटर। फैक्टर विच अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, इनमें से कौन से फैक्टर हैं सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? Like, dissolve like, right, solute, solvent interaction, right, and temperature, right. All of these is a correct option. D option is correct.
ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट रिलेशनशिप ऑफ सोल्यूशन टू डिफरेंट प्रोडक्ट इन द कम्युनिटी। शॉर्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन वाले चैप्टर के लास्ट में साइंस टेक्नोलॉजी वाला जो पैराग्राफ एक आता है वहाँ पर दिया गया है रिलेशनशिप ऑफ सोल्यूशन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे कम्युनिटी में कौन कौन से सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले तो हमारी अपनी बॉडी जो टिश्यू से मिलके बनी है और टिश्यू सारे जो हैं वाटर बेस्ड केमिकल से बने हैं यानी कि सॉल्यूशन से बने हैं। तो वाटर हमारी बॉडी में बेस्ट सॉल्वेंट है। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हम कहते हैं यूज़ होती हैं हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, तो मेडिसिन्स जो हैं उनके अंदर भी सॉल्वेंट्स बना के उन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप उसने बहुत सारी पेपर, डाइज, प्लास्टिक, रबड़, कॉस्मेटिक्स, स्टेनरी, एसेंशियल ऑयल, घी वगैरह ये सब का बताया वगैरह ये सभी जो हैं केमिकल्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इन सब के अंदर या तो कुछ ही चीज़ें हैं जो सॉलिड या गैस की फॉर्म में होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें एज अ सोल्यूशन ही यूज़ होती हैं। इसलिए वो बताना चाह रहा है कि हमारी कम्युनिटी में सॉल्यूशंस का कितना बड़ा रोल है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ गैस। गैस सोल्यूशन डेफिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं द सोल्यूशन in which both solute and solvent are gases is called gas solution. Example air. Next है what is solid solution. Again definition उसी तरह आएगी the solution in which both solute and solvent are solids is called solid solution. Example brass, metal alloys. Here you can see गैस के आप बहुत सारे एग्जाम्पल वेदर बलून्स वाले भी दे सकते हैं गैस वाले क्वेश्चन में। और रेस्पिरेशन के लिए जो सिलेंडर्स भरे जाते हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस दोनों होती हैं, ज़्यादा अमाउंट में होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कम अमाउंट में होती है, तो ये भी एक सोल्यूशन बनता है। इसी तरह आप जो सॉलिड का पूछ रहे हैं उसमें ये आएंगे मेटल अलॉयस। अलॉय का मतलब है जो कि दो मेटल्स का एक मिक्सचर हो, उसे अलॉय कहते हैं। तो उसमें है ब्रास और ब्रोंज एग्जाम्पल है अलॉयस। इसके अलावा ओपल्स जो कि अंगूठियों में पहनते हैं पत्थर, ठीक है, लकी स्टोन्स भी जिन्हें कहते हैं, ओपल्स असल में उन्हें ओपल्स कहते हैं। ठीक है, तो दे आर आल्सो सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर एग्जांपल। नेक्स्ट है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस। तो इसमें लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। हेयर यू कैन सी लिक्विड सॉल्यूशन आर द मोस्ट कॉमन बिकॉज ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट वाटर। Therefore, there is a wide variety of liquid solution ranging from a drop of rain to oceans. Okay, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्यूशंस कौन से हैं लिक्विड के, क्योंकि वाटर एक मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है जो कि हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और इन टाइप्स के आप नेम्स लिख सकते हैं गैस इन लिक्विड, देन गैस इन सॉलिड। इसी तरह लिक्विड के भी तीनों के साथ आएंगे गैस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। इस तरह सॉलिड के भी तीनों के साथ आ जाएंगे सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड। इस तरह से देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और इनकी एग्जांपल एक एग्जांपल भी आप आगे लिख सकते हैं। जैसे गैस में एयर, गैस इन लिक्विड में ऑक्सीजन इन वाटर, गैस इन सॉलिड के लिए हाइड्रोजन एड्जॉर्ब्ड ऑन पैलाडियम, लिक्विड इन गैस के लिए मिस्ट, लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड इन सॉलिड बटर,
solid in gas, dust particles or smoke in air, solid in liquid, sugar in water, solid in solid metal alloys. Then define molarity. Definition, you have to write unit and formula. So this is a molarity definition, a number of moles of solute dissolved in 1 decimeter cube of solution, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका फार्मूला है। ठीक है, मोलैरिटी एक यूनिट है कंसंट्रेशन का जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, ये उसने फार्मूला यहाँ लिखा है और इस नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से जो कि डेसीमीटर क्यूब में होगा। तो इसलिए मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट और उसके साथ ही मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा। और मोलैरिटी को m से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइड। तो ये लास्ट में एक टेबल बना हुआ है, उसमें सारे डिफरेंसेस लिखे गए हैं हेयर। तो दो आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं सस्पेंशन और कोलॉइड के। कोलॉइड के अंदर पार्टिकल्स जो है वो बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है, लेकिन सस्पेंशन के अंदर लार्जेस्ट टाइप होती है पार्टिकल्स की, बहुत बड़े बड़े, इससे भी बड़े होते हैं। ठीक है, और उनका साइज़ और डायमीटर होता है लार्जर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। एंड जो कोलॉइड्स हैं आप देख सकते हैं दे आर होमोजीनियस लगते हैं लेकिन असल में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क एक कोलॉइड है, आपको देखने से वो लगता है कि बिल्कुल एक जैसा है लेकिन असल में उसके अंदर पार्टिकल्स बड़े होते हैं। ठीक है, और दैट्स वाई इसको ट्रू सोल्यूशन नहीं कहते, क्योंकि ये इसे कहते हैं फॉल्स सोल्यूशन, क्योंकि ये लगता सोल्यूशन जैसा है लेकिन असल में ये हेट्रोजीनियस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा देर तक सेटल डाउन नहीं रहते हैं, यानी काफ़ी देर तक पार्टिकल जो है वो डिज़ोल्व की फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई कोलॉइड्स आर स्टेबल। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो हल नहीं होते और वो नज़र आ रहे होते हैं सॉल्यूशन में। दैट्स वाई वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है और इसके अलावा पार्टिकल कुछ देर बाद नीचे भी बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टाइंडल इफेक्ट हेयर। टाइंडल इफेक्ट क्या है कि पार्टिकल की जो कोलॉइड्स के पार्टिकल इतने बड़े बड़े होते हैं कि लाइट जो है जब उनके साथ टकराती है उनके अंदर से नहीं गुजरती बल्कि लाइट फैल जाती है, ऊपर से गुजर जाती है और उसके नीचे से। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा होता है तो लाइट जो है यहाँ से ऊपर और नीचे चली जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ कोलॉइड्स हैविंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में लाइट सीधी जा रही है लेकिन कोलॉइड में पार्टिकल बड़े होने की वजह से लाइट थोड़ी सी फैल गई है। दैट इज़ कॉल्ड टाइंडल इफेक्ट। ठीक है, लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इट इज़ कॉल्ड टाइंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि starch, albumin, soap, blood, milk. Next is define solubility. Solubility is defined as a number of grams of solute dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. ठीक है, यानी कि किसी सोल्यूट के कितनी अमाउंट जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डाली गई है ताकि एक सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, तो वो अमाउंट सोलबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट इज डिफाइन कंसंट्रेशन। तो दिस इज़ अ कंसंट्रेशन इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। इट इज़ आल्सो अ रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है कि रेशो होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट की और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की। ठीक है, या एक इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो कुछ यूनिट्स में ऐसे भी होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट की अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ रेशो होती है कंसंट्रेशन। तो इस वजह से इसकी दोनों तरह से रेशो को कंसंट्रेशन ही कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फार्मूले के लिए यू कैन राइट फॉर एग्जांपल परसेंटेज मैस ओवर मैस इज इक्वल्स टू, जो ये फार्मूला लिखा है यू विल राइट दिस, कि सोल्यूट का मैस ऊपर आ जाएगा और डिवाइड करेंगे सोल्यूशन के मैस से इनटू ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम ओवर मैस परसेंटेज। सो ये है वॉल्यूम बाय मैस, इट इज़ अ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूट जो है वो आपके पास वॉल्यूम है, बच्चों हमेशा जो वैल्यू नॉमिनेटर में है, वॉल्यूम नॉमिनेटर में है, तो ये सोल्यूट की बात हो रही है, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है
वो सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड डिज़ोल्व्ड इन ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन जो ग्राम है वो नीचे आएगा और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा। वॉल्यूम हमेशा वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब और मास का यूनिट होता है ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन ऑफ फार्मूला के साथ यू हैव टू राइट एग्जांपल। तो यहाँ से एग्जांपल आप लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 10% वॉल्यूम बाय मास है, अल्कोहल का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, तो इसका मतलब है उसमें 10 ग्राम क्या होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल होगा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम नॉमिनेटर में है। तो अल्कोहल इज़ अ सोल्यूट, तो सोल्यूट 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा और नीचे जो मास है वो किसको शो कर रहा है, सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो ठीक है, तो यू विल राइट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के जो भी सॉल्वेंट और सोल्यूट मिल के बनाएंगे सोल्यूशन, उसका मास 100 ग्राम होगा। देखें 10 सेंटीमीटर क्यूब ऊपर यहाँ पे इन्होंने नहीं डालना है, आना है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल जो है वो डिज़ोल्व होगा किसी भी वॉल्यूम ऑफ वाटर में इस तरह से कि जब सोल्यूशन का टोटल मास निकालेंगे तो वो 100 ग्राम आएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू सोल्यूशन को शो करती है, सॉल्वेंट को नहीं शो। नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर। तो यहाँ पे आप मिक्सचर की पहले डेफिनेशन लिख दें जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, वही वाली इसमें आप लिख सकते हैं कि when two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio they form a mixture। ओके, और सॉल्यूशन की वाली साइड पे आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख देंगे, a solution is a homogeneous mixture of two or more substances, ठीक है। और साथ में आप एग्जांपल्स लिख देंगे सॉल्यूशन की, लिख दें कि when salt is dissolved in water it makes a solution, और मिक्सचर में आप कोई सी भी लिखते हैं, सॉयल, रॉक, वुड वगैरह। नेक्स्ट है वाटर फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से आप लिखेंगे जनरली सॉल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे अलॉय एक सॉलिड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सी वाटर इज लिक्विड सॉल्यूशन क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है। एंड एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन। और आगे आप ये भी लिखेंगे देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम गैस एग्जांपल एयर वी ब्रीथ टू सॉलिड सॉल्यूशन एग्जांपल डेंटल एमलगम फॉर फिलिंग ऑफ टूथ। ठीक है, जो टूथ फिल करने के लिए डेंटल मिक्सचर डालते हैं वो सॉलिड होता है, तो उसमें एमलगम का मतलब है मरकरी, तो उसमें मरकरी भी होती है। मरकरी डेंटल एमलगम जो है वो सॉलिड होता है, उसमें सोल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है। नेक्स्ट इज डिफाइन सोल्यूशन। अगेन वही चीज़ आ जाएगी, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। और एग्जांपल आप कोई सी भी लिख सकते हैं, brass is a solid solution of zinc and copper। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स एंड राइट द टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स फॉर सॉल्यूशंस। सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स के टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स और उसके उनकी डेफिनेशंस, फार्मूलाज और एग्जाम्पल। सो यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, तो टाइप से ही यू विल स्टार्ट बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक। परसेंटेज की डेफिनेशन आएगी कि परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। तो यहीं से पता चल रहा है कि जो भी चीज़ नॉमिनेटर में होगी डिवाइड के ऊपर वाली साइड पे होगी वो होगा सोल्यूट, और जो नीचे वाली साइड पे होगी वो होगा सोल्यूशन। ठीक है, सो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। परसेंटेज मास ओवर मास का मतलब है मास ही ऊपर और मास ही नीचे, यानी कि सोल्यूट ऊपर तो आपको पता है सोल्यूट लेना है, तो सोल्यूट का मास ग्राम में ऊपर आएगा और नीचे सोल्यूशन का मास ग्राम में वो नीचे आएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 100 और यही डेफिनेशन में आएगा। और मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है, उसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास आता है। ओके, तो अगर किसी का 10% सोल्यूशन है उसका क्या मतलब है, सपोज करें कोई कहता है 10% मास बाय मास शुगर सोल्यूशन, दैट मीन्स 10 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया गया। 100 ग्राम 10 ग्राम शुगर है और उसका जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है। सोल्यूशन 100 ग्राम का मतलब क्या है, तो उसमें 10 ग्राम ये वाला सोल्यूट तो शामिल है, साथ में सॉल्वेंट भी है, तो 100 में से 10 निकाले कितना बचा, 90।
दैट मीन्स 90 ग्राम उसमें सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। 10 ग्राम शुगर में 90 ग्राम वाटर डाला तो टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन बन गया। परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, सो अगेन मैस ऊपर है तो सोल्यूट का मैस लेंगे ग्राम में, और नीचे वॉल्यूम है यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, और वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और मल्टीप्लाई बाय 100। इट्स द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। दैट मीन्स 10% मैस बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 10 ग्राम शुगर यूज़ होगा शुगर का, और वॉल्यूम का मतलब है कि टोटल जो सोल्यूशन है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। वॉल्यूम बाय मैस का मतलब है अगेन वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऊपर आएगा सोल्यूट का और नीचे आएगा मैस सोल्यूशन का ग्राम में। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें दोनों ही वॉल्यूम है, सोल्यूट का भी वॉल्यूम सोल्यूशन का भी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। दैट मीन्स अगर 30% अल्कोहल सोल्यूशन है, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब उसमें अल्कोहल है, उसको इतने वाटर में डिज़ोल्व किया गया कि टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। नेक्स्ट आप मोलैरिटी का भी लिखेंगे। मोलैरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब सोल्यूशन। ये आपने पहले अभी मोलैरिटी में क्या आएगा जी, नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन मैस ओवर मोलर मैस, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब में आएगा। तो बस यहाँ तक ही आप इसमें लिखेंगे, सबकी डेफिनेशंस, फार्मूलाज, एग्जाम्पल सब कुछ आएगा। ओके, स्टार्ट में आप कंसंट्रेशन यूनिट्स की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज सस्पेंशन और राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन आएगी सस्पेंशन की, देन उसकी एग्जांपल, और देन उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। तो यहाँ पे सस्पेंशन की डेफिनेशन है, सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स इन अ गिवन मीडियम, एंड एग्जांपल है चॉक इन वाटर, पेंट्स एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक लिक्विड एक सोल्यूशन है जो कि फार्मास्यूटिकल से मिलता है, ठीक है, मेडिकल स्टोर से, और वो होता है एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो ये पेंट्स भी हैं जैसे, ठीक है, क्या है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, इसमें पार्टिकल जो है वो साफ साफ नज़र आ रहे होते हैं, सोल्यूट अलग और सॉल्वेंट अलग नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जैसे चॉक इन वाटर मिल्की सोल्यूशन है वो भी, और यानी पार्टिकल्स उस सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हुए होते। और उसके बाद इनकी जो डिफरेंसेस हैं वो आ जाएंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी सस्पेंशन की, जो कि आप यहाँ से सारी लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट वही है कि पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, सेकंड यही है कि पार्टिकल हल नहीं होते, इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, और पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, वो नज़र आते हैं। उसके अलावा पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो ईज़िली नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोल्यूट पार्टिकल्स, और अगर फ़िल्टर पेपर से इनको गुजारें, फ़िल्टर पेपर से सस्पेंशन को गुजारेंगे तो इजीली जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएगा, और जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं क्योंकि वो बहुत लार्ज हैं तो फ़िल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते, वो ऊपर ही रह जाएंगे। उसके अलावा पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि अगर उन पर लाइट डाली जाए तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी, लाइट पास नहीं होगी। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सॉलिबिलिटी, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। तो इसमें इतने उसके 3 फैक्टर्स की डिटेल आ जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा आप शॉर्ट करके ब्रीफ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन सॉलिबिलिटी की लिखेंगे, दैन फैक्टर्स के नेम्स के भी मार्क्स होंगे, फिर उनके एक्सप्लेनेशंस जो भी आप ब्रीफली बेशक देंगे उसके मार्क्स होंगे। उसके बाद डायग्राम है एक फैक्टर के अंदर, वो भी लाजमी ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास पहले डेफिनेशन आ जाएगी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि किसी ख़ास टेम्परेचर पे अगर आप 100 ग्राम किसी सॉल्वेंट का लें और उसमें आप सोल्यूट हल करना स्टार्ट करें, और इतना सोल्यूट डाल दें कि मज़ीद सोल्यूट उसमें हल ना हो, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, तो फिर आप देखें उस टाइम पे, उस पॉइंट पे जब मज़ीद सोल्यूट नहीं हल हो रहा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है, तो आप देखें कि आपने कितना सोल्यूट डाल दिया, ठीक है। वो जो होगा उसके ग्राम जो होंगे वो उसकी सॉलिबिलिटी कहलाएगा। फैक्टर्स इसके 3 हैं। फर्स्ट फैक्टर है लाइक डिसॉल्व लाइक, ओके। सेकंड है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, थर्ड है टेम्परेचर। लाइक डिसॉल्व लाइक के 3 पॉइंट्स हैं, आप सारे ही लिखते हैं।
फर्स्ट पॉइंट ये है कि आयनिक सब्सटेंसेस और पोलर जो हैं सब्सटेंसेस वो हमेशा पोलर में ही हल होंगी, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है एक जैसी चीज़ अपने जैसी चीज़ में हल होगी। ठीक है, तो आयनिक जो सॉलिड है क्योंकि उनमें चार्जेस होते हैं, और वाटर के ऊपर भी आपको पता है पोलर है वाटर, तो उस पर भी पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस चार्जेस हैं, इसलिए वो आपस में हल हो जाते हैं। तो KCl वगैरह ये सारे वाटर में हल होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में, वो पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेंजीन, ईथर, ये नॉन पोलर हैं, ये कभी भी वाटर में हल नहीं होंगे क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस ही नहीं है और वाटर के ऊपर चार्जेस हैं, तो ये चीज़ें हल नहीं होंगी। जबकि नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस जो हैं तो फिर वो किस में हल होंगे, अगर वो वाटर में नहीं होंगे तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे, अपने जैसों के अंदर ही हल होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे ग्रीस पेंट्स वगैरह हैं वो ईथर और बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर। देन है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, इसमें भी यू विल राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एक पहले तो 3 कंडीशंस लिखेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट कि आपस में इंटरेक्शन का सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सोल्यूट पार्टिकल्स ऐसे हों कि पहले वो अपनी अट्रैक्शंस को ब्रेक करें, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। सेकंड पॉइंट है कि सॉल्वेंट पार्टिकल भी अपने फोर्सेस को थोड़ा सा ब्रेक करें ताकि सोल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर आ सकें, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर आ सकें। सेकंड है फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल अट्रैक्ट होके मिक्सअप हो जाएं। और इस पैराग्राफ में से आप कंप्लीट ना लिखें बिकॉज बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ से लिख लें कि इफ़ फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ देन सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस सोल्यूट रिमेन इनसॉल्युबल एंड सोल्यूशन इज़ नॉट फॉर्म। कि यानी कि अगर सोल्यूट की पार्टिकल्स की आपस की फोर्सेस ही इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, कि वो सोल्यूट जो है अपनी फोर्सेस ब्रेक करके सॉल्वेंट के साथ फोर्सेस उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर सोल्यूशन नहीं बनेगा। कैसे वो सॉल्वेंट में हल होगा जब वो अपनी फोर्सेस को ब्रेक नहीं करेगा, अपने आपस की फोर्सेस को ब्रेक नहीं करेगा, तो वो सॉल्वेंट के साथ फोर्स उसकी नहीं बन पाती, इसलिए ऐसा सोल्यूशन नहीं बनता। लास्ट पॉइंट है जी NaCl की एग्जांपल है हमारे पास कि सोडियम और क्लोराइड आइंस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, ये दोनों आइंस जो हैं ये जब आते हैं वाटर में हल होने के लिए, तो वाटर जो है जो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस है वाटर की इन सोडियम क्लोराइड के साथ जो फोर्सेस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सोडियम क्लोराइड की आपस की फोर्स ब्रेक हो जाती है और फिर ये इसमें वाटर के अंदर हल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वाटर का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे उन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है OHH, तो इसमें O पे पार्शियल माइनस चार्ज है और H पे पार्शियल प्लस चार्ज है। तो वाटर के अंदर पार्शियल प्लस वाले भी साइन है, माइनस वाले भी साइन है। तो इस तरह वाटर का जो नेगेटिव एंड है वो अट्रैक्ट हो जाएगा सोडियम आयन की तरफ। सोडियम आयन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो ये डायग्राम है, ये भी आप ड्रॉ करेंगे और इस तरह सोडियम क्लोराइड वाटर में हल हो जाएगा। इनकी जो फोर्सेस से कहते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं, उनके आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हीट इज़ एब्जॉर्ब, ठीक है, तो आप लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल व्हेन KNO3 को वाटर में डाला जाता है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। इसकी क्या वजह है कि उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जब जैसे वो पानी में जाता है तो वाटर जो है वो सराउंडिंग से सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि उसको हल कर सके। इसलिए सराउंडिंग की यानी टेस्ट ट्यूब की जो हीट है वो सारी की सारी वाटर ने ले ली, तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि इस रिएक्शन इस सोल्यूशन के बनने के दौरान हीट एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो ऐसे सॉल्यूशंस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जितना आप ज़्यादा उन्हें टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा वो हल होते चले जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, यानी कि बस आप ये वाली लाइन लिख दें और शुरू वाला थोड़ा सा लिख दें, तो ये आपका इतना काफ़ी है इस लॉन्ग के लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अकेला वो फैक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछा है फिर तो आप सारा कुछ लिखें। सेकंड, इसी तरह हीट इज़ गिवन आउट में आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन लिथियम सल्फेट जैसा सॉल्ट या सीजियम सल्फेट जैसा सॉल्ट जो है
जब इसको पानी में हल करते हैं टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है क्योंकि इसमें से हीट निकलती है। जैसे ये हल होते हैं इन्हें डिज़ोल्व होने के दौरान हीट निकालते हैं, हीट इस तरफ आ गई, ठीक है, यानी हीट निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। तो इस केस में जितनी हीट निकलेगी, अगर हम खुद हीट देना शुरू कर देंगे तो फिर वो डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि उसे वो तो पहले ही अपनी हीट बाहर निकाल रहा है और हम उसको उल्टा हीट देंगे तो फिर वो हल नहीं होगा। इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीज़ हो जाएगी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है नो चेंज इन हीट। कुछ ऐसे होते हैं सॉल्ट्स जैसे NaCl, उसको पानी में डालते हैं तो ना हीट निकलती है, ना ठंडी होती है टेस्ट ट्यूब, ना गर्म होती है, वैसे ही रहती है। इसका मतलब है कि ना इसमें से हीट निकली और ना ही हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की। तो इसलिए जब हम टेम्परेचर इनका चाहे चेंज भी कर देंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर की वो 0.01 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और आपने इसमें न्यूमेरिकल में पहले स्ट्रक्चर बनाना है, इनके डाटा बनाना है, न्यूमेरिकल का डाटा लाजमी बनाना है। उसके बाद आपने इसमें गिवन रिक्वायर्ड यानी लिखना है, उसके बाद फार्मूला लिखना है, उसके बाद आपने इसका सॉल्यूशन और देन यूनिट लिखना है। सो यहाँ पर ये आपके पास एक एग्जांपल का न्यूमेरिकल है, दिस वन। तो ये देख लेते हैं इसको, ठीक है। डाटा बना हुआ है, फार्मूला लिखा गया M1V1 = M2V2, ठीक है। यहाँ पे आपको देखें सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, तो V1 दिया हुआ है। और ये किसका यूनिट है, मोलैरिटी का, M1 दिया हुआ है। और ये क्या है, अगेन एक और वॉल्यूम यानी V2 दिया हुआ है। और उसने कहा M2 निकालें, मोलैरिटी निकालें, तो M2 निकालना है, V2 इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया और वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। थैंक यू।